बच्चों, आज फिज़िक्स का क्लास 9 का ये दूसरा वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में रहने की वजह से, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हम कुछ ऑनलाइन वीडियोस बनाएंगे और उसी के माध्यम से हमारी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फिज़िक्स के चैप्टर 3 को, क्लास 9 के चैप्टर 3 में हमने पहले वाले टॉपिक को, फोर्स को कवर अप किया था। फोर्स में जो बुनियादी चीज़ें थी, जो बेसिक पॉइंट्स वहाँ पे निकल के सामने आ रहे थे, हमने बहुत विस्तार में उसको आपको बताया। और अब वो फोर्स किन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है उसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़्यादा करामत लॉ, ठीक है, वेरी इफेक्टिव लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कंसंट्रेशन को बरकरार रखें। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा इस चैप्टर 3 का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं बोर्ड पे, जो पहला पॉइंट हमें जानना है, जो पहला पॉइंट हमें समझना है, वो है मोमेंटम। ठीक है, पिछले क्लास में जब हम फोर्स पे बात कर रहे थे तो हमने आपको बॉडी के स्टेट्स के बारे में बताया था कि बॉडी का दो बेसिक स्टेट होता है, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। रेस्ट और मोशन स्टेट को कंटिन्यू रखना या उसको इफेक्टिव करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट का होना ज़रूरी है। हमने उस एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स बतलाया था। ठीक है, उस फोर्स के किसी बॉडी के अंदर पे काम आने के बाद बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो है मोमेंटम की शक्ल में उस चीज़ को समझना। ओके, आप एक बहुत ही मामूली से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ठीक है, दो बॉडी है। ठीक है बच्चे, यहां देखें, दो बॉडी है। एक का मास m है और एक का मास स्मॉल m है। आप बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि ये बॉडी का मास इसके साइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा है और इस बॉडी का मास जो है उसके साइज के अकॉर्डिंग कम है। तो इन दोनों बॉडी पे मास जो है उसका डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, इनमें फोर्स का जो मामला है वो क्या होगा, दोनों बॉडी पे फोर्स का जो मामला होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप इसमें इस बॉडी पे जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, अगर बॉडी पे मास जो है वो इक्वल नहीं है, किसी एक बॉडी का मास ज़्यादा है, दूसरे बॉडी का मास कम है, तो फोर्स का अमाउंट अगर दोनों बॉडी पे इक्वल पड़े, ठीक है, फोर्स का अमाउंट किसी बॉडी पे क्या करे, इक्वल पड़े। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स F दोनों बॉडी पे पड़े, ठीक है, तो इस बॉडी को जिसका मास ज्यादा है उसको चलते हुए कंडीशन पे किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा कंपेयर टू अ बॉडी ऑफ लेस मास। मैं आपको डेली एग्जांपल से, डेली लाइफ से एक एग्जांपल जो है, सिंपल से एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रॉली है, जब वो लोडेड कंडीशन में हो मास ज्यादा है, भारी है, और जब वो अनलोडेड कंडीशन तो खाली ट्रॉली है, दोनों को हम किसी इंसान, किसी व्यक्ति की तरफ ठेल दें, किसी उसको आगे छोड़ दिया जाए, मूविंग कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाए। जो ट्रॉली का, जो लोडेड कंडीशन में ट्रॉली होगी, जिसका मास जो होगा ज्यादा होगा,
उसको रोक पाना कंपेयर टू अ ट्रॉली मूविंग, अनलोडेड ट्रॉली मूविंग टुवर्ड अ पर्सन इज इजियर। ओके, हल्की चीजों को रोक पाना, कंट्रोल कर पाना आसान है, भारी चीजों के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स, डिफेंसिव फोर्स लगता है। दूसरा बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक मोटा इंसान और एक पतला सा इंसान दौड़ के आपके करीब आ रहा है, आपको उसे पकड़ना है। जो मोटा इंसान आपके करीब आ रहा है, बहुत मुमकिन है अगर आप डिफेंस फोर्स नहीं उसके बराबर में दें तो वो आपको लेके पीछे गिर सकता है। बहुत जगह पे आप ये एग्जांपल जो है रेस वगैरह में, स्प्रिंट वगैरह में आप देख सकते हैं। और एक पतला इंसान को पकड़ पाना आसान होता है। या आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट मैच खेलना पसंद करते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे जब कभी भी आपका फील्डर्स कैच करते हैं बॉल को, तो उस वक्त आप उसके मूवमेंट को ध्यान रखेंगे। उनके हाथों का मूवमेंट ऐसा होता है कि वो कैच को पकड़ते वक्त बॉल को हाथ को पीछे लेके जाते हैं, न सिर्फ हाथ को ऊपर लेके जाना। अगर बॉल आ रही है तो हाथ को क्या किया जाता है, पीछे लेके जाया जाता है, ताकि वो आसानी के साथ उस हेवी मास ऑफ बॉडी मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी उसको आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता हो। तो ये एक 2-3 चीजें मैंने जो आपको बताई, ये बहुत ही मामूली सा एग्जाम्पल था जो आप डेली लाइफ में फोर्स के लॉ को समझते हुए कैसे वो काम करता है उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ काम कर रहा है वो है मोमेंटम। ठीक है, तो इस मास, ये बॉडी जिसका मास ज़्यादा है या ये बॉडी जिसका मास कम है, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लगाया जाए, जो फैक्टर इसके केस में भारी पड़ेगा वो होगा वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होगा वो इसके कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो दरअसल क्या हो गया, मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं। ये मास और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। मास का और वेलोसिटी का एक स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। और ये मोमेंटम जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन क्या नाम है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, मोमेंटम की यूनिट हम जानेंगे। मास का यूनिट ग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तमाम चीज़ों को बच्चे हम चैप्टर 1 पे सीख चुके थे, मेजरमेंट चैप्टर के अंदर में हम लोग इसको जान चुके थे। ठीक है, तो मास का यूनिट ग्राम और वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये होता है सीजीएस यूनिट किस चीज़ का, मोमेंटम का, स्मॉलर यूनिट। और इसका बिगर यूनिट क्या होगा, लार्ज यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसका स्केलर सॉरी आपका बिगर यूनिट होगा, ऐसा यूनिट। अच्छा, मोमेंटम जो है, ठीक है, हमसे एक भूल हुई, मोमेंटम असल में वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ज़रा हमें इस बात को ध्यान में रखने में भूल गई थी। तो इसका नेचर ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होगा, ओके, डायमेंशन को आप समझेंगे। इसका डायमेंशन जो है, मास का डायमेंशन m, और वेलोसिटी का डायमेंशन L(t)-1। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो हमने आपको मोमेंटम से जुड़ी हुई चीज़ें बता दी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें और आपको ज़रूरी है कि आप इसको नोट भी कर लें, ये आपके काम में आने वाली चीज़ें।
तो बच्चों, हमने मोमेंटम के बारे में जो बेसिक चीज़ यहाँ पे हमने जाना, वो मोमेंटम का यूनिट्स, उसका नेचर, उसका डायमेंशन और क्या उसका फिजिकल एस्पेक्ट था, हमने उसको समझा। ठीक है। मोमेंटम के बारे में जो चीज़ें जो है, जो कई सालों से, कई सदियों से साइंटिस्ट जो है इस चीज़ को लेकर जो है विस्तार तरीके से चर्चा में रखे हुए हैं कि कैसे मोमेंटम को समझा जाए, मोमेंटम के मतलब को जाना जाए। ठीक है। इसमें बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें आती हैं। ठीक है। साइंटिस्ट का ये मानना कि अगर एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, एक साइकिल को चला रहा है, तो साइकिल चलाते वक्त उसको बार बार पेडलिंग करना पड़ेगा। पेडलिंग करेगा, साइकिल शुरू होगा। आप गाड़ी, मोटर बाइक चला रहे हैं, आपको पेट्रोल बार बार डालना पड़ेगा। ठीक है। क्या होगा उससे? मोटर इंजन जो है चालू रहेगा। पेट्रोल जो है फ्यूलिंग कंडीशन पे आने के बाद, स्टीम कंडीशन पे आने के बाद गाड़ी के इंजन को फोर्स करेगी, गाड़ी के पहियों पे फोर्स जमेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम इस बात को जानते हैं। या कोई बॉल है, ठीक है, उसको अगर हम फेंक दें, उसको हम छोड़ दें, तो क्या होगा कि वो हमेशा नहीं चलता रहेगा, वो कुछ देर के बाद रुक जाएगा। ठीक है। फिर हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा? उसको जाके धक्का देना पड़ेगा, तब वो चलेगा। आप इस बात को समझे, डेली लाइफ में आप देख भी रहे इस चीज को। ऐसा होने का वजह क्या? ऐसा होने का वजह है रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो इस चीज को रोक रहा है। ये दुनिया में रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है, इस वजह से चीजें अपने कंडीशन को बैलेंस नहीं कर पा रही है। कैसे बैलेंस नहीं कर पा रही है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बॉल को किक करें, तो बॉल जो मैदान पे जा रहा है वो ग्रास में होने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है, वो चलता नहीं रहता जिंदगी भर, वो रुक जा रहा है। या कोई सामान को अगर हम ऊपर से नीचे फेंके हैं, ठीक है, तो हवा की मौजूदगी वजह से, हवा एक रेजिस्टिव फोर्स का काम करती है, उसके वजह से क्या होगा कि वो बॉडी अपना वेलोसिटी कम करके आसानी से नीचे गिर जा रहा है। लेकिन ये चीज स्पेस पे नहीं होगा। स्पेस में कुछ भी नहीं है, स्पेस खाली जगह है जहां पे आपको किसी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं मिलेगा, तो बॉडी आसानी से, बड़ी बड़ी बॉडी आसानी से फ्लो कर रही है अपने ऊपर इंडिपेंडेंट कंडीशन पे। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी चीज को साइंटिस्ट जो है विस्तार में चर्चा में रखे हुए हैं। ठीक है। कि गैलीलियो की पहले की बात है। ठीक है। गैलीलियो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है, हमने उसका लॉ अभी पढ़ने वाले हैं, गैलीलियोस लॉ। एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, उसने हम लोगों को मोशन के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया था। उसके पहले के लोगों का यह मानना था कि अगर हमको किसी बॉडी के कंडीशन को बैलेंस करना है, रेस्ट को, मोशन को बैलेंस रखना है, उसको मेंटेन करना है, तो हमें बार बार फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। गैलीलियो ने हमें एक आइडिया ये दिया कि अगर आप ये मान ले किसी भी तरह का रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट रहता है, हवा नहीं है, फ्रिक्शन का कोई मौजूदगी वहां पे नहीं है, हर तरह का फ्रिक्शन, हर तरह का रेजिस्टिव फोर्स अगर इस दुनिया से एब्सेंट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि बॉडी का रेस्ट कंडीशन हमेशा रेस्ट पे रहेगा और मोशन वाला कंडीशन हमेशा मोशन पे रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। कब? जब रेजिस्टिव और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, एब्सेंट हो जाए। ये कंसेप्ट, ये आइडिया, ये हमें गैलीलियो ने दिया था, जिसे न्यूटन ने अपने पहले लॉ में इस्तेमाल किया, और यही न्यूटन का पहला लॉ है। ठीक है। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या हुआ?
देखिए, जो चीज़ों पे गौर रखने की चीज़ है वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमारा लॉ हमें बताता है, ये लॉ हमें ये बताता है, न्यूटन का पहला लॉ जो कि गैलीलियो के आइडिया के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट। ओके, मैं यहां रेस्ट लिखना भूल गया। बॉडी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी रुका हुआ रहेगा, और कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और अपने यूनिफॉर्म मोशन स्टेट को कंटिन्यू करेगा, यूनिफॉर्मली चलेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे, बराबर दूरी को बराबर वक्त के ऊपर कायम रखते हुए बॉडी चलता रहेगा। कब तक? जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो। बहुत बड़ी बात, यानी चीजों के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टी का पाया जाना कि वो अपने पुराने हालात को मेंटेन करे, बैलेंस रखे, जब तक क्या हो कि उन पे बाहरी दबाव ना पड़े, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े, तब तक ये तमाम चीज़ें बैलेंस रहेगी। ये न्यूटन का पहला लॉ में बताया गया है। ठीक है, इससे हमें दो कंडीशन समझ में आता है। उसी कंडीशन को हमने यहाँ पे लिखा है, इनर्शिया। इनर्शिया जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझाए बगैर न्यूटन का पहला लॉ समझ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इनर्शिया है क्या? इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग एक बॉडी जो है वो अपने रेस्ट को और मोशन वाले स्टेट को बैलेंस करता है। यानी एक बॉडी अगर रेस्ट पे रहना चाहे तो वो तादहम जिंदगी रेस्ट पे रहेगा, और अगर कोई इंसान यूनिफॉर्म मोशन पे है, कोई सामान, कोई चीज, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो बवक्त क़याम वो मोशन पे रहेगा, बशर्त ये है कि आप उसको डिस्टर्ब ना कर दे किसी एक्सटर्नल फोर्स से। जैसे एक मामूली से एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं, अगर आप आइडियल कंडीशंस को अगर थोड़ी देर के लिए परे रखें, भूल जाएं, तो एक पंखा को अगर आप स्विच ऑन करें और पंखा चलना शुरू करें, मैं ये आइडियल कंडीशन को स्टॉप कर रहा हूं यहां पे कि पंखे के बहुत देर तक चलने की वजह से उसके मोटर में आने वाली खराबी या जो भी उसका मैकेनिकल डैमेजेस है, इसको अगर मैं हटा दूं कुछ देर के लिए, आइडियली इसको मैं क्या कर दूं, परे कर दूं, रख दूं, हटा दूं वहां से, तो ये पंखा चलता रहेगा जब तक कि इसको स्विच दोबारा ऑफ करके रोका ना जाए। या मान लीजिए एक पेन है, इसको आप किसी एक अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप बेहतर तरीके से इस बात को जान सकते हैं कि लोग अपने अपने घरों पे हैं। ठीक है, तो आप ये बात को समझें कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप किसी जगह पे रख दें और आप उसको उसकी जगह से ना हटाए तो हफ्ते महीने गुजर जाएंगे, वो चीज अपने जगह पे उसी तरह दायम और कायम रहेगी, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। जैसे हमारी गाड़ियां रखी हुई हैं, महीनों से रखी हुई हैं, महीने होने जा रहे हैं, उसको नहीं निकाला गया है, अपनी जगह पे रखा हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। अब हम जाके उसको लॉकडाउन पीरियड के बाद निकालने की कोशिश करेंगे तो वो अपने रेस्ट कंडीशन को छोड़ने के बाद मोशन कंडीशन में आने के लिए एक डिस्टर्बेंस शो करेगा। आसानी से बॉडी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे पंखे का स्विच को बंद कर देने के बाद पंखा रुक नहीं जाता, पंखा कुछ देर तक चलते ही रह रहा है, उसको वक्त लगता है उस मोशन को भूल कर दोबारा रेस्ट पे आने के लिए। या अगर आप साइकिल चला रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, अगर आप पैडलिंग करते हुए रुक जाएं तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। साइकिल क्या होगा? वो पैडलिंग रोकने की वजह से भी क्या होता है कि वो साइकिल चलता रहेगा, कुछ दूर जाने के बाद क्या होगा? साइकिल वो रुकता है। ये सब बहुत मामूली सा एग्जाम्पल है जिससे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और उसके अंदर मौजूद इनर्शिया को समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी आसानी से अपना रेस्ट जो है, स्टेट जो है वो चेंज नहीं करेगा। ना वो रेस्ट से मोशन में आने में आसानी दिखाएगा, ना वो मोशन से रेस्ट में आने में आसानी दिखाएगा। ठीक है, और कुछ बेसिक मैं आपको वहाँ पे एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, ठीक है, और आप क्वींस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गद्दे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी दिनों से गद्दे को रख देने की वजह से क्या होता है, उनमें धूल, गर्द, गुब्बार आ जाती है।
तो आप सबसे पहले उसकी पिटाई करते हैं। आप उस गद्दों को निकालते हैं और छड़ी से उसकी पिटाई करते हैं उस गद्दों की, तो आपको देखिएगा जिस हिस्से पे आप छड़ी लगाते हैं वो हिस्सा मोशन पे आता है और बाकी गद्दे का हिस्सा मोशन पे नहीं आता है। वो आने की कोशिश करता है क्योंकि आप गद्दे को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, गद्दे का आप स्टेट को रेस्ट से मोशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो गर्दों गुब्बारे वो नीचे गिर जाते हैं। यही आप चाहते भी तो है, ठीक है। या सिंपल सा एग्जांपल आप ये देखें कि एक ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए। सिंपल सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बेसिक एक्सपेरिमेंट, एक ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए, उसके ऊपर एक छोटा सिक्का रख दिया जाए और जब उसको स्ट्राइक किया जाएगा, उस कार्डबोर्ड को क्या किया जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये कार्डबोर्ड अपनी जगह से हिल गया। उस पर आपने जो फोर्स लगाया वो अपनी जगह को छोड़कर जगह को तब्दील कर चुका, जगह से वहां पे हिल गया, चेंज हो गया उसका कंडीशन। लेकिन जो कॉइन था वो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। कॉइन उसी वक्त नीचे गिर जाएगा। आप इसको एक्सपेरिमेंटली, एक छोटा सा तजुर्बा है, आप घर पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके जरिए से हम ये सीखेंगे कैसे करके कार्डबोर्ड ने अपने मोशन वाले स्टेट को, जब उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया तो अपने मोशन वाले स्टेट को अटेन करने की कोशिश की, लेकिन उसी के ऊपर रखा कॉइन जो कि कार्डबोर्ड के साथ रेस्ट पे था, वो चाहता तो मोशन पे आ सकता था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से, कोई दबाव नहीं होने की वजह से वो दोबारा क्या होता है, अपने रेस्ट की कंडीशन को बैलेंस करते हुए ग्लास के नीचे, ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये इस बात का एक बेहतरीन छोटा सा सबूत है कि कैसे फोर्स, रेस्ट और मोशन को जज करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। या आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी पे सफ़र करते वक्त आप ये चीज़ को देखेंगे कि आप ट्रेन पे, बस पे, कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी रुकी हुई है और आप उस पर बैठे हैं, ठीक है, और जैसे गाड़ी शुरू होती है आप क्या होता है, गिर जाते हैं। एक लीन पोजीशन बैकवर्ड पे आपको देखने को मिलता है, यू आर लीनिंग बैकवर्ड। ऐसा होने का सबूत क्या है, जब आप गाड़ी पे बैठे होते हैं, गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपके बॉडी का जो लोअर पोर्शन होता है, आपके जो पैर होते हैं, वो गाड़ी के फ्लोर के सरफेस के साथ क्या होते हैं, टच पे होते हैं। और गाड़ी का काम क्या है, आगे बढ़ना। तो जब गाड़ी आगे बढ़ता है तो आपका पैर भी उसके साथ क्या होता है, आगे बढ़ने की कतार में, कोशिश में लगा रहता है, जहां पे आपका बॉडी का अपर पार्ट जो होता है वो पैर का साथ शुरुआती तौर पे नहीं दे पाता है और वो लीन बैकवर्ड हो जाता है, थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाता है। इसी का बिल्कुल बरक्स उल्टा जो इफेक्ट होता है वो हमको कब दिखता है कि गाड़ी मूविंग कंडीशन पे, बाइक, बस, कुछ भी मूविंग कंडीशन पे, पीछे बैठे हमारे साथी है, हम बाइक पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं और इत्तेफाकन ब्रेक लगता है, तो ट्रेन मूविंग कंडीशन पे, आप आदी हो चुके हैं मूवमेंट के और ट्रेन अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, तो कतार पे आप मौजूद होने की वजह से क्या होता है, आपका पैर एज यूजुअल ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, खुद को रोकने की कोशिश करता है और एट द एंड होता क्या है, पैर ट्रेन के साथ, गाड़ी के साथ रुक रहा होता है, लेकिन बॉडी आगे बढ़ने के चाहत में क्या होता है, यू आर लीनिंग बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ क्या होते हैं, ब्रेक मारने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने डेली लाइफ में आप देखेंगे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो काम करता है, ठीक है। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो है, जिसका फर्स्ट लॉ जो है हमने आपको बताया कि वो कैसे करके इनर्शिया पे काम करता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, जिसमें हमारा फोर्स इंट्रोड्यूस होगा और फोर्स का जो इंपॉर्टेंस है, फोर्स का जो अहमियत है, वो बॉडी पे किस तरीके से काम करेगा और फोर्स बॉडी में किस तरह से चेंजेस लाएगा, हम उसको जानेंगे, ठीक है। और साथ में हम किस चीज़ को जानेंगे कि फोर्स का मेजरिंग यूनिट्स, डायमेंशंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, कब फोर्स एब्सेंट रहे,
कब फोर्स प्रेजेंट रहे हैं, तो बॉडी में आने वाले डिफरेंट इंटरवल्स को हम समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आने वाले वीडियो पे जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। और इनर्शिया से जुड़ी हुई एक चीज़ जो है वो है मास का इंट्रोड्यूस करना। ये मैं आपको लास्ट इस टॉपिक को बताना चाहूँगा जो इस वीडियो का पार्ट होगा। बाकी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम कवर अप करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आप देखें कि मास कैसे करके इनर्शिया पे काम करता है, ठीक है। Mass is an inherent property. Mass is the measurer of inertia. यानी मास इस बात को रेगुलेट करता है, मास इस बात का सबूत है कि आपका जो बॉडी है वो किस तरीके से अपने स्टेट को बैलेंस करेगा। कुछ देर पहले हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मास के केस में होता ये है कि दो बॉडी है, ठीक है, और दोनों का जो मास का प्रोपोर्शंस है, एक का ज़्यादा है एक का कम है। तो जो बॉडी जिसका मास ज़्यादा होता है उसको काबू में लाने के लिए, उसके रेस्ट को मोशन और मोशन को रेस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें दिक्कत की सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमारा डिफेंसिव फोर्स अगर उसको रोकने में थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू द बॉडी विच इज़ हैविंग लेस मास। तो इस तरीके से अगर एक इंसान का, एक बॉडी का मास ज़्यादा हो तो वो बहुत मुमकिन है कि आप उसके स्टेट को आसानी से तब्दील नहीं कर सकते। एक लोहे का बॉल है, कोई शख्स नहीं चाहेगा कि उसको किक करे, लेकिन एक लेदर का बॉल हो, एक फोम का बॉल हो, आसानी से किक कर सकते हैं। बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? बहुत सिंपल सी बात। आप अपने आम दिनों में देखें, आप खेल के लिए कौन सा ऐसा बच्चा है जो आयरन का बॉल का इस्तेमाल करता होगा? है कोई ऐसा बच्चा? ऐसा कोई बच्चा नहीं है। क्या आप लोग करते हैं? कोई नहीं करता। लेदर का बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म का बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आसानी से मूविंग कंडीशन में आ सकता है। हमारे मनोरंजन के लिए, हमारे खेल कूद के लिए वो बहुत सुटेबल चीज़ है। लेकिन अगर हम आयरन के बॉल की बात करें तो कोई नहीं चाहेगा ऐसा इस्तेमाल में लाना खेल कूद के लिए, क्योंकि इससे नुकसान पहुंच सकता है। या आप सिंपल से चीज़ देखें कि शीशे का गिलास है, ठीक है, और वो किसी हार्ड सरफेस पे गिरे तो गिलास टूट जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर बालू पे गिरे ऊपर से और कारपेट पे गिरे तो वो नहीं टूटता। इस बात का सबूत है कि जो हार्ड कंडीशन बॉडी का होता है, जो बॉडी का मतलब आपका समझ लीजिए कि मोमेंटम जब बॉडी का ज़्यादा होता है, जब वो बहुत तेज़ी से गिर रहा हो, तो उसको एक कंट्रोलिंग यूनिट का सहारा लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए एथलीट जो होते हैं वो हाई जंप के वक्त बालू का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गिर रहे होते हैं कंपेयर टू द हार्ड सरफेस, सीमेंटेड फ्लोर के, ठीक है। तो ये सब कुछ मामूली सी बातें हैं जो हम इस टॉपिक पे कवर अप किए हैं। और आने वाला टॉपिक जो बच्चों हमारा होगा वो न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को जो है बहुत विस्तार में कवर अप करेगा, ठीक है। तो रेस्ट फॉर द टुडे, गुड लक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना लॉकडाउन का पीरियड अच्छे से यूज करें और क्लासेस को कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, टेक केयर।